नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रेलवे लोको पायलट परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर एक जबरदस्त मेगा क्विज मैराथन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल 80 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम आज कवर करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। और हाँ, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक व्हाट? मतलब कि एक विद्युत धारा ले जाने वाला तार किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑप्शंस हैं ए आवेशित छड़, बी चुंबक, सी कुचालक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चुंबक। देखिए, ये ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट का सीधा सीधा नतीजा है। जब भी किसी तार से करंट पास होता है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अच्छा, और इसी वजह से वो एक चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड? मतलब कि किस वैज्ञानिक ने ये खोजा था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? ऑप्शंस हैं ए माइकल फैराडे, बी एम्पियर, सी हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, डी मैक्सवेल। सही जवाब है ऑप्शन सी हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। जैसा अभी हमने बात की, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने 1820 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी। और इसी खोज ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मतलब पहली बार जोड़ा था। बिल्कुल। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डिड ऑयस्टेड परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट? ऑयस्टेड ने अपना प्रयोग किस वर्ष में किया था? ऑप्शंस हैं ए 1810, बी 1820, सी 1831, डी 1850। सही जवाब है ऑप्शन बी 1820। हाँ, ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है। ऑर्स्टेड का जो प्रसिद्ध प्रयोग था वो साल 1820 में ही हुआ था। Question number 4. The unit of magnetic field intensity is named in whose honor? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो किसके सम्मान में रखा गया है? ऑप्शंस हैं ए एम्पियर, बी ऑस्टेड, सी वोल्ट और डी टेस्ला। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑर्स्टेड। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो CGS मात्रक है वो ऑर्स्टेड है, जो उनकी खोज के सम्मान में रखा गया। अच्छा, CGS मात्रक। जी। और जो SI मात्रक है वो टेस्ला है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्चुअली इज अ कंपास नीडल? यानी कि दिक्सूची या कंपास की जो सुई होती है वो असल में क्या है? ऑप्शंस हैं ए लोहे की कील, बी छोटा छड़ चुंबक, सी तांबे की छड़ और डी एल्यूमिनियम की पत्ती। सही जवाब है ऑप्शन बी छोटा छड़ चुंबक। कंपास की सुई खुद में एक छोटा बार मैग्नेट होती है। ओके। उसका एक सिरा नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल की तरह ही काम करता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट? मतलब चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? लाइक पोल्स। ऑप्शंस है ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी कोई प्रभाव नहीं, डी घर्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिकर्षण। ये तो चुंबक का बेसिक नियम है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। हाँ। यानी कि एक जैसे ध्रुव, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। सही है। और अगला सवाल इसका बिल्कुल उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस बिटवीन अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट? चुंबक के विजातीय ध्रुवों मतलब अनलाइक पोल्स के बीच क्या होता है? ऑप्शंस ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी घर्षण, डी कोई बल नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आकर्षण। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अलग अलग ध्रुव नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और इस आकर्षण प्रतिकर्षण पर एक कमेंट आया है, सुनिए। भोजपुरी लहजे में है। सर जी, ये चुंबक वाला सवाल तो दिमाग घुमा देता है जैसे लोकल ट्रेन में भीड़। हाँ, बहुत बढ़िया। सही बात है, लगे रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड कॉल्ड? चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां उसके बल का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए विद्युत क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी
गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, डी वायुमंडलीय क्षेत्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सीधी सी बात है, जहां तक चुंबक का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डायरेक्शन आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ मैग्नेट? मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो चुंबक के बाहर किस दिशा में होती हैं? ऑप्शंस: ए दक्षिण से उत्तर, बी उत्तर से दक्षिण, सी केंद्र से बाहर, डी अनंत तक। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण। ये एक कन्वेंशन है, एक तरह से नियम मान लिया गया है अच्छा, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबक के बाहर हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। ठीक है। और अब चुंबक के अंदर की बात। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट? चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शंस: उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी पूर्व से पश्चिम, डी लंबवत। और अंदर इनकी दिशा होती है ऑप्शन बी, दक्षिण से उत्तर। जी, चुंबक के अंदर फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं और इसी से क्लोज्ड लूप, एक बंद वक्र बनता है। दोस्तों 10 सवाल हो चुके हैं। अगर इस मैराथन में मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शंस हैं: ए वे एक दूसरे को काटती हैं, बी वे बंद वक्र बनाती हैं, सी वे ध्रुवों पर कमजोर होती हैं, डी वे केवल चुंबक के अंदर होती हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, वे बंद वक्र बनाती हैं। हमने अभी अभी बात की, ये नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी सीधे तार में धारा बहने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होता है? ऑप्शंस: ए सीधी रेखाएं, बी वृत्ताकार, सी अंडाकार और डी सर्पिलाकार। सही जवाब है ऑप्शन बी, वृत्ताकार। एक सीधे तार के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो संकेंद्री वृत्त मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीधे तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं: ए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, बी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, सी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और डी एम्पियर का नियम। सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जी राइट हैंड थंब रूल। अंगूठा करंट की दिशा में तो मुड़ी हुई उंगलियां फील्ड की दिशा बताती हैं। बहुत आसान है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसकी दिशा को इंगित करता है? ऑप्शंस: ए बल, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी विद्युत धारा, डी वोल्टेज। सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत धारा। अभी बताया, अंगूठा मतलब करंट। और इस नियम पर एक हरियाणवी भाई का कमेंट है, मास्टर जी यो फ्लेमिंग का रूल तो न्यू लागे है जो ट्रैफिक पुलिस का इशारा हो। कमाल कर दिया भाई, सही पकड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वृत्ताकार लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शंस: ए 0, बी सबसे कमजोर, सी सबसे प्रबल, डी वक्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, सबसे प्रबल। जब आप तार को एक लूप में मोड़ते हैं तो सारी फील्ड लाइंस केंद्र में आकर केंद्रित हो जाती हैं, जिससे वहां फील्ड सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 16, परिनलिका यानी सोलेनॉइड क्या है? ऑप्शंस: ए सीधा तार, बी वृत्ताकार लूप, सी बेलनाकार कुंडली, डी वर्गाकार लूप। सही जवाब है ऑप्शन सी, बेलनाकार कुंडली। सोलेनॉइड बेसिकली एक स्प्रिंग की तरह है। एक इंसुलेटेड तार को जब आप एक सिलेंडर के आकार में लपेटते हैं तो उसे सोलेनॉइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शंस: ए 0, बी सभी बिंदुओं पर समान, सी सिरों पर अधिक, डी केंद्र में कम। सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी बिंदुओं पर समान। एक लंबी और आदर्श सोलेनॉइड की यही खासियत है, उसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक समान यानी यूनिफॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? ऑप्शंस: ए इस्पात, बी नरम लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। सही जवाब है ऑप्शन बी,
नरम लोहा। नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन। इसकी खासियत यह है कि जब तक करंट है ये मजबूत चुंबक रहता है और करंट बंद होते ही इसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अच्छा, इसीलिए इसे इस्तेमाल करते हैं। जी, इसी ऑन ऑफ वाली प्रॉपर्टी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19, स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस ए नरम लोहा, बी इस्पात, सी पीतल, डी जिंक। और परमानेंट मैग्नेट के लिए सही जवाब है ऑप्शन बी, इस्पात। स्टील या इस्पात एक बार मैग्नेटाइज हो जाएं तो अपना चुंबकत्व आसानी से नहीं खोता, इसीलिए वो स्थायी चुंबक के लिए बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की खोज किसने की? ऑप्शंस ए ऑर्स्टेड, बी फैराडे, सी एम्पियर, डी न्यूटन। सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर ने ही ये पता लगाया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड करंट ले जाने वाले तार पर एक फोर्स, एक बल लगाती है। और 20 सवाल पूरे। दोस्तों, अगर आप अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी तरफ से एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ओम का नियम, डी जूल का नियम। सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये नियम खास तौर पर मोटर के सिद्धांत को समझने के लिए है कि तार पर धक्का किधर लगेगा। और एक स्टूडेंट का दर्द छलका इस पर लिखते हैं, सर पढ़ते पढ़ते आंखें ऐसी हो गई हैं जैसे सिग्नल की लाल बत्ती। हाँ, मेहनत जरूर रंग लाएगी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में तर्जनी इंडेक्स फिंगर क्या दर्शाती है? ऑप्शंस ए धारा की दिशा, बी बल की दिशा, सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डी गति की दिशा। सही जवाब है ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हाँ, तर्जनी यानी पहली उंगली हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। क्वेश्चन नंबर 23, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में मध्यमा मिडिल फिंगर क्या दर्शाती है? ऑप्शंस ए चुंबकीय क्षेत्र, बी बल, सी धारा, डी विभव। सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा। मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली करंट की दिशा को दिखाती है, फील्ड फिर करंट। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा थंब क्या दर्शाता है? ऑप्शंस ए धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी बल या गति, डी विभव। सही जवाब है ऑप्शन सी, बल या गति। और आखिर में अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या उसकी गति की दिशा को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शंस ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी धारा का ऊष्मीय प्रभाव, सी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, डी रासायनिक प्रभाव। सही जवाब है ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। यह बिल्कुल सीधा सवाल है। मोटर का काम ही है घूमना, और वो घूमती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखी कॉइल पर फोर्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ऑप्शंस ए यांत्रिक से विद्युत, बी विद्युत से यांत्रिक, सी ऊष्मीय से विद्युत और डी रासायनिक से यांत्रिक। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक। हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो हमें मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमना या गति देती है, तो विद्युत से यांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 27, व्यावसायिक मोटरों में क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए स्थायी चुंबक, बी विद्युत चुंबक, सी केवल नरम लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबक। जो कमर्शियल या बड़ी मोटरें होती हैं उनमें ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, इसलिए उनमें परमानेंट मैग्नेट की जगह शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की? ऑप्शंस ए ओर्स्टेड, बी एम्पियर, सी माइकल फैराडे और डी मैक्सवेल। सही जवाब है ऑप्शन सी, माइकल फैराडे। ये कहानी का दूसरा हिस्सा है। फैराडे ने सोचा कि अगर बिजली से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से बिजली क्यों नहीं, और उन्होंने ये कर दिखाया। और इस पर एक पंजाबी दोस्त लिख रहे हैं, ओ पाजी एने सवाल करके दिमाग दा फ्यूज ही उड़ गया है। हाँ, कोई नहीं, हम नया फ्यूज लगा देंगे, बस बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस ए धारा का तापीय प्रभाव,
बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सी रासायनिक प्रभाव, डी मोटर का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनरेटर मोटर का ठीक उल्टा काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर बिजली बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत जनित्र में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ऑप्शंस ए विद्युत से यांत्रिक, बी यांत्रिक से विद्युत, सी प्रकाश से विद्युत, डी ध्वनि से विद्युत। सही जवाब है ऑप्शन बी यांत्रिक से विद्युत। बिल्कुल, हम जनरेटर को घुमाते हैं यानी मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली देता है। और 30 सवाल पूरे हो गए। क्या बात है दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी ही जबरदस्त मैराथन क्लासेस आती रहेंगी। और शेयर करना तो बनता है, अपने स्टडी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ऑप्शंस ए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, बी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, सी ओम का नियम, डी मैक्सवेल का नियम। सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ये ध्यान रखना जरूरी है, मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर में पैदा हुई करंट की दिशा के लिए राइट हैंड रूल। अच्छा, ये कंफ्यूजन होता है। हाँ, मोटर लेफ्ट, जनरेटर राइट। क्वेश्चन नंबर 32, एसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस ए ऑल्टरनेट करंट, बी एम्पियर करंट, सी एडिशनल करंट, डी अप्लाइड करंट। सही जवाब है ऑप्शन ए ऑल्टरनेट करंट। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। ये वो करंट है जो अपनी दिशा एक नियमित समय के बाद बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 33, डीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस ए डबल करंट, बी डायरेक्ट करंट, सी डिवाइडेड करंट और डी डिजिटल करंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब दिष्ट धारा। ये हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे कि बैटरी से मिलने वाला करंट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में घरों में आपूर्ति की जाने वाली एसी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑप्शंस ए 60 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 100 हर्ट्ज और डी 0 हर्ट्ज। सही जवाब है ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। 1 सेकंड में 50 बार? जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 35, दिष्ट धारा डीसी की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शंस ए 50 हर्ट्ज, बी 60 हर्ट्ज, सी 100 हर्ट्ज और डी 0 हर्ट्ज। सही जवाब है ऑप्शन डी 0 हर्ट्ज। क्योंकि डीसी अपनी दिशा बदलती ही नहीं, वो सीधी चलती है, इसलिए उसकी कोई फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं होती, मतलब 0 हर्ट्ज। और इस पर एक भाई का कहना है, गुरुजी परीक्षा का टेंशन में हमार वोल्टेज बढ़ जाता है, कहीं हम ओवरलोड ना हो जाएं। हा, चिंता मत करो, तुम्हारा फ्यूज बहुत मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 36, एसी का एक लाभ डीसी पर क्या है? ऑप्शंस ए यह सुरक्षित है, बी इसे लंबी दूरी तक कम ऊर्जा हानि के साथ भेजा जा सकता है, सी यह बैटरी में संग्रहित हो सकती है, डी इसकी आवृत्ति 0 है। सही जवाब है ऑप्शन बी। एसी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसके वोल्टेज को आसानी से कम या ज्यादा किया जा सकता है। और इसी वजह से इसे बहुत लंबी दूरी तक बिना ज्यादा एनर्जी लॉस के भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, घरेलू विद्युत परिपथ किस क्रम में जुड़े होते हैं? ऑप्शंस ए श्रेणी क्रम सीरीज, बी समांतर क्रम पैरेलल, सी मिश्रित क्रम, डी इनमें से कोई नहीं। हर उपकरण को पूरा 220 वोल्ट मिल सके और एक उपकरण खराब होने पर बाकी चलते रहें। सही बात है। अगर सीरीज में होता तो एक बल्ब फ्यूज होने पर पूरा घर अंधेरा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युन्मय तार लाइव वायर का रंग सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शंस ए हरा, बी काला, सी लाल, डी नीला। सही जवाब है ऑप्शन सी लाल। लाइव वायर जिसमें हाई वोल्टेज होता है वो खतरे का संकेत देने के लिए आमतौर पर लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 39, उदासीन तार न्यूट्रल वायर का रंग सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शंस ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी काला। सही जवाब है
ऑप्शन डी काला। न्यूट्रल वायर जो सर्किट को पूरा करता है और जीरो पोटेंशियल पर होता है, उसका रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 40। भूसंपर्क तार अर्थ वायर का रंग सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शंस: ए काला, बी लाल, सी हरा, डी बैंगनी। और अर्थ वायर जो सेफ्टी के लिए होता है, उसका रंग है ऑप्शन सी हरा। 40 सवाल, आधा पड़ाव पार कर लिया हमने। क्या बात है दोस्तों, इसी जोश के साथ बने रहिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 41। हमारे देश में विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच कितना विभवांतर होता है? ऑप्शंस: ए 110वीं, बी 220वीं, सी 440वीं, डी 12वीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 220वीं। भारत में जो स्टैंडर्ड डोमेस्टिक सप्लाई है, उसमें लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 42। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस: ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी लॉरेंस बल, सी नाभिकीय बल, डी स्थिर विद्युत बल। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉरेंस बल। जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसे लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और इस पर एक कमेंट है: राम राम मास्टर जी, यो प्रोटॉन तो न्यू दिशा बदला है, जैसे हमारा दोस्त पार्टी का प्लान बदले। हाँ, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 43। अतिभारण ओवरलोडिंग का क्या कारण है? ऑप्शंस: ए धारा का कम होना, बी वोल्टेज का कम होना, सी एक ही सॉकेट से कई युक्तियां जोड़ना, डी परिपथ का खुला होना। सही जवाब है ऑप्शन सी एक ही सॉकेट से कई युक्तियां जोड़ना। जब आप एक ही सॉकेट से हीटर, प्रेस, फ्रिज सब चला देते हैं, तो वो सॉकेट अपनी क्षमता से ज्यादा करंट खींचता है। इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। लघुपथन शॉर्ट सर्किटिंग कब होता है? ऑप्शंस: ए जब विद्युन्मय और उदासीन तार संपर्क में आते हैं, बी जब धारा का मान बहुत कम होता है, सी जब प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, डी जब वोल्टेज शून्य होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल तार जिनका इंसुलेशन खराब हो गया हो, गलती से सीधे एक दूसरे को छू जाते हैं। इससे तो बहुत ज्यादा करंट बहता होगा। हाँ, अचानक से करंट बहुत ज्यादा हो जाता है और आग लगने का खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत फ्यूज के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस: ए धारा का चुंबकीय प्रभाव, बी धारा का रासायनिक प्रभाव, सी धारा का ऊष्मीय प्रभाव, डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सही जवाब है ऑप्शन सी धारा का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज जूल के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। जब ज्यादा करंट बहता है तो तार गर्म होता है और पिघलकर टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। एक अच्छे फ्यूज तार में क्या गुण होना चाहिए? ऑप्शंस: ए उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, बी निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, सी उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, डी निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध। सही जवाब है ऑप्शन बी निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध। फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए ताकि वो जल्दी पिघल जाए, और प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि वो जल्दी गर्म हो। क्वेश्चन नंबर 47। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस: ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बी मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग, सी मैग्नेटिक रेडियो इमेजिंग, डी मेडिकल रेडियो इमेजिंग। सही जवाब है ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक मेडिकल तकनीक है जो शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 48। मानव शरीर के किन दो अंगों में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऑप्शंस: ए हाथ और पैर, बी हृदय तथा मस्तिष्क, सी यकृत और गुर्दे, डी फेफड़े और आंत। सही जवाब है ऑप्शन बी हृदय तथा मस्तिष्क। हमारे नर्वस सिस्टम में जो आयोनिक करंट बहता है, उसकी वजह से हमारे दिल और दिमाग में बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 49। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शंस: ए ओर्स्टेड, बी गॉस, सी वेबर, डी टेस्ला। सही जवाब है ऑप्शन डी टेस्ला।
हमने पहले बात की थी CGS यूनिट ऑर्स्टेड है, लेकिन SI यूनिट टेस्ला है। और एक छात्र ने लिखा है, मैडम जी 50 हर्ट्ज तो ठीक है, मेरे दिल की फ्रीक्वेंसी तो रिजल्ट के दिन 200 हर्ट्ज हो जाती है। हाँ, हम समझते हैं ये फीलिंग्स, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50। जब कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? ऑप्शंस: ए सीधी रेखा, बी परवलय, सी वृत्त, डी दीर्घवृत्त। सही जवाब है ऑप्शन सी, वृत्त। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या लंबवत जाता है तो उस पर लगने वाला लॉरेंस फोर्स उसे एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार रास्ते पर घुमा देता है। और 50 सवाल पूरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छे। अगर मैराथन पसंद आ रही है तो कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 51। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? ऑप्शंस: ए चालक की गति, बी प्रेरित धारा, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी बल। सही जवाब है ऑप्शन सी, चुंबकीय क्षेत्र। चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड रूल, तर्जनी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को ही दर्शाती है। ये कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 52। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? ऑप्शंस: ए चुंबकीय क्षेत्र, बी प्रेरित धारा, सी चालक की गति, डी प्रतिरोध। सही जवाब है ऑप्शन सी, चालक की गति। राइट हैंड रूल में अंगूठा चालक की गति की दिशा दिखाता है, मतलब हम उसे किस दिशा में घुमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा क्या दर्शाती है? ऑप्शंस: ए चुंबकीय क्षेत्र, बी चालक की गति, सी प्रेरित धारा, डी वोल्टेज। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेरित धारा। और मध्यमा उंगली हमें बताती है कि इन सब के परिणाम स्वरूप करंट किस दिशा में पैदा होगा, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 54। डायनामो का क्या कार्य है? ऑप्शंस: ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, डी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 55। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस: ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा फेरे होंगे हर फेरे का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा और कुल मिलाकर फील्ड उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56। भूसंपर्क तार अर्थ वायर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस: ए धारा बढ़ाना, बी वोल्टेज स्थिर रखना, सी सुरक्षा प्रदान करना, डी ऊर्जा बचाना। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुरक्षा प्रदान करना। अर्थ वायर एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर कभी करंट लीक होता है तो ये उसे सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देता है और हमें बिजली के झटके से बचाता है। और एक भाई लिख रहे हैं, अर्थ वायर शॉक से बचाता है और आपका क्लास हमको फेल होने के शौक से बचाता है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 57। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शंस: ए टेस्ला, बी वेबर, सी हेनरी, डी फैराड। सही जवाब है ऑप्शन बी, वेबर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की संख्या है, उसकी यूनिट वेबर होती है। क्वेश्चन नंबर 58। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? ऑप्शंस: ए 1 वेबर मीटर, बी 1 वेबर मीटर स्क्वायर, सी 1 मीटर वेबर, डी 1 मीटर स्क्वायर वेबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 वेबर मीटर स्क्वायर। टेस्ला बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब प्रति वर्ग मीटर एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्वेश्चन नंबर 59। एमसीवी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस: ए मेन करंट ब्रेकर, बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सी मैक्सिमम करंट ब्रेकर, डी मिनिमम सर्किट ब्रेकर। सही जवाब है ऑप्शन बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी आजकल फ्यूज की जगह इस्तेमाल होता है। ये एक ऑटोमेटिक स्विच है जो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर अपने आप ट्रिप हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। विद्युत मोटर में विभक्त वलय स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ऑप्शंस: ए धारा की दिशा उलटना, बी धारा का मान बढ़ाना, सी मोटर की गति बढ़ाना, डी प्रतिरोध कम करना। सही जवाब है ऑप्शन ए,
धारा की दिशा उलटना। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हर आधे चक्कर के बाद कॉइल में करंट की दिशा को उलट देता है ताकि कॉइल एक ही दिशा में लगातार घूमती रहे। और 60 सवाल पूरे हो गए। अब तो मंजिल ज्यादा दूर नहीं। बिल्कुल, बस 20 सवाल और। इसी एनर्जी के साथ बने रहिए और अगर कोई दोस्त अभी भी नहीं जुड़ा है तो उसे फटाफट बुला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61। एक भारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है? ऑप्शंस: ए छड़ चुंबक, बी कांच की छड़, सी प्लास्टिक की छड़, डी रबर बैंड। सही जवाब है ऑप्शन ए, छड़ चुंबक। जब एक सोलेनॉइड में करंट बहता है तो वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक की तरह काम करती है, जिसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल होता है। क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शंस: ए मोटर, बी जनरेटर, सी लाउडस्पीकर, डी माइक्रोफोन। सही जवाब है ऑप्शन सी, लाउडस्पीकर। लाउडस्पीकर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर ही काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वाइब्रेशन में बदलता है, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 63। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शंस: ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय, जैसा कि नाम से पता चलता है, करंट को एक बहुत छोटा रास्ता मिल जाता है, जिससे प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और करंट बहुत तेजी से बढ़ता है। और इस पे एक दोस्त का दर्द है। सर जी, एक तो नौकरी नहीं लग दी, ऊपर से रिश्तेदार ताने मार के शॉर्ट सर्किट कर देने। हिम्मत रखो दोस्त, जल्द ही सब ठीक होगा। मेहनत करते रहो। क्वेश्चन नंबर 64। यदि धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस: ए अपरिवर्तित रहेगी, बी उलट जाएगी, सी शून्य हो जाएगी, डी दोगुनी हो जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, उलट जाएगी। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अगर आप अंगूठे की दिशा करंट को उलट देंगे तो उंगलियों के घूमने की दिशा फील्ड भी उलट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां सघन होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ऑप्शंस: ए कमजोर, बी प्रबल, सी शून्य, डी एक समान। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रबल। जहां फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां फील्ड मजबूत होती है और जहां दूर दूर होती हैं वहां फील्ड कमजोर होती है, जैसे चुंबक के ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 66। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? ऑप्शंस: ए टेस्ला, बी वेबर, सी ऑस्टेड, डी एम्पियर। सही जवाब है ऑप्शन ए, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ही दूसरा नाम है, तो इसका एसआई मात्रक भी टेस्ला ही है। क्वेश्चन नंबर 67। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस: ए वोल्टेज, बी प्रतिरोध, सी परिपथ में धारा की उपस्थिति, डी शक्ति। सही जवाब है ऑप्शन सी, परिपथ में धारा की उपस्थिति। गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही संवेदनशील उपकरण है जो किसी सर्किट में बहुत छोटी मात्रा में भी करंट का पता लगा सकता है और उसकी दिशा भी बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 68। एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शंस: ए आर्मेचर कुंडली का, बी चुंबकीय क्षेत्र का, सी विभक्त वलय और सर्पी वलय का, डी शक्ति स्रोत का। सही जवाब है ऑप्शन सी, विभक्त वलय और सर्पी वलय का। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का इस्तेमाल होता है, जबकि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल होता है। यही मुख्य अंतर है। क्वेश्चन नंबर 69। जब चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शंस: ए कुंडली का प्रतिरोध, बी चुंबक का द्रव्यमान, सी कुंडली से जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डी हवा का दबाव। सही जवाब है ऑप्शन सी। फैराडे का नियम यही कहता है, जब तक किसी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक उसमें करंट पैदा होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70। किस तार में फ्यूज लगाया जाता है? ऑप्शंस: ए विद्युन्मय तार, बी उदासीन तार, सी भूसंपर्क तार, डी किसी में भी। सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युन्मय तार। फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में और उपकरण से पहले सीरीज में लगाया जाता है ताकि कोई भी गड़बड़ी होने पर वो मेन सप्लाई को ही काट दे। और एक कमेंट है,
माँ साहब, योर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर तो ठीक से, हमारी जिंदगी का तार तो उलझा पड़ा से। हाँ हाँ, सुलझ जाएगा दोस्त, बस मेहनत की सप्लाई चालू रखो। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 71। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? ऑप्शंस: ए वृत्ताकार, बी वक्राकार, सी समांतर सीधी रेखाएं, डी एक दूसरे को काटती हुई। सही जवाब है ऑप्शन सी, समांतर सीधी रेखाएं। सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस लगभग सीधी और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जो एक यूनिफॉर्म फील्ड को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 72। कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलती है? ऑप्शंस: ए एसी जनित्र, बी डीसी जनित्र, सी डायनेमो, डी विद्युत मोटर। सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्युत मोटर। बाकी तीनों जनरेटर के ही रूप हैं जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। मोटर इसका उल्टा काम करती है। क्वेश्चन नंबर 73। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होने वाला कण कौन सा है? ऑप्शंस: ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी अल्फा कण। सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। लॉरेंस बल केवल चार्ज्ड पार्टिकल्स पर लगता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई असर नहीं डालती। क्वेश्चन नंबर 74। दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा बहने पर वे एक दूसरे को ऑप्शंस: ए आकर्षित करेंगे, बी प्रतिकर्षित करेंगे, सी कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, डी पहले आकर्षित फिर प्रतिकर्षित करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, आकर्षित करेंगे। ये एक दिलचस्प तथ्य है। जब दो पैरेलल तारों में करंट एक ही दिशा में होता है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर विपरीत दिशा में हो तो वे एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक। ऑप्शंस: ए उत्तर की ओर होता है, बी दक्षिण की ओर होता है, सी पूर्व की ओर होता है, डी पश्चिम की ओर होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण की ओर होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंपास का नॉर्थ पोल पृथ्वी के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर का जो मैग्नेटिक पोल है वो असल में साउथ पोल है। अच्छा, तभी वो उसे अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 76। चुंबकत्व का सबसे मूल कारण क्या है? ऑप्शंस: ए स्थिर आवेश, बी गतिमान आवेश, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन बी, गतिमान आवेश। हर तरह के मैग्नेटिज्म की जड़ में चार्ज का मोशन ही है, चाहे वो तार में बहता करंट हो या एटम के अंदर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 77। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शंस: ए किसी वस्तु को गर्म करने में, बी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने में, सी विद्युत धारा मापने में, डी वोल्टेज बढ़ाने में। सही जवाब है ऑप्शन बी, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने में। सोलेनॉइड के अंदर की शक्तिशाली फील्ड का इस्तेमाल नरम लोहे जैसे पदार्थों को रखकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किया जाता है। और एक स्टूडेंट ने लिखा, सर अब तो सपने में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखती हैं, सीधी समानांतर। हाँ, इसे कहते हैं डेडिकेशन। बहुत बढ़िया। तो उस पर लगने वाला बल होगा ऑप्शंस: ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य, डी अनंत। सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य। बल तभी लगता है जब करंट और फील्ड के बीच कोई एंगल हो। अगर करंट फील्ड के पैरेलल या समांतर बहेगा तो कोई बल नहीं लगेगा। बल अधिकतम तब होता है जब वे 90 डिग्री पर हो। क्वेश्चन नंबर 79। वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देता है उसे कहते हैं? ऑप्शंस: ए वोल्टमीटर, बी दिक् परिवर्तक, सी गैल्वेनोमीटर, डी रियोस्टेट। सही जवाब है ऑप्शन बी, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर। हमने मोटर में स्प्लिट रिंग की बात की थी, वही ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 80। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में बहने वाली अत्यंत दुर्बल धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑप्शंस: ए केवल ऊष्मीय, बी केवल रासायनिक, सी केवल चुंबकीय, डी चुंबकीय तथा विद्युतीय दोनों। सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल चुंबकीय। हमारी नसों में जो आयोनिक करंट बहता है वो अपने चारों ओर एक बहुत ही कमजोर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसे एमआरआई जैसी तकनीकें डिटेक्ट करती हैं।
और इसी के साथ हमने 80 सवाल पूरे कर लिए हैं। जोरदार तालियां आप सबके लिए। बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब तो कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेगा क्विज मैराथन। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। हाँ, और इन सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज जरूर करें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और याद रखें, इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें। और आगे भी ऐसी ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।